इंसान हमेशा एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता आया है। हम कहां से आए हैं? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? साइंस और धर्म ने हमेशा अपनी अपनी कहानियां सुनाई हैं, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन कुछ वैज्ञानिक एक ऐसी खोज करते हैं जो इन सवालों का जवाब देने का वादा करती है। एक नक्शा जो इंसान को ले जाता है एक दूर अनजाने प्लेनेट पर, जहां शायद उनके जीवन का राज छुपा हो, लेकिन जो सच सामने आने वाला है वो उनकी जिंदगी बदल के रख देगा। हजारों साल पहले की दुनिया, जहां एक अजीब सा क्रीचर जो इंसान जैसा दिख रहा है एक ऊंची जगह पर खड़ा है। हाथ में एक पॉट उठाकर वो उसका लिक्विड पीता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसका पूरा शरीर अंदर से जलने लगता है। धीरे धीरे उसका हर हिस्सा अलग होता जाता है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी टुकड़ों में बिखर कर समुंदर में गिर जाती है। उस जगह एक स्पेसशिप भी दिखाई जाती है। शायद ये क्रीचर इसी स्पेसशिप से यहाँ आया था और अब ये स्पेसशिप वापस जा रही है। लेकिन जाने से पहले उस क्रीचर के बॉडी पार्ट्स पानी में घुलने लगते हैं और वहां एक अजीब बदलाव दिखाई देता है। धीरे धीरे इंसान के डीएनए जैसा कुछ तैयार होने लगता है और ये बताया जाता है कि इंसानी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तभी सीन बदलता है और हम 1989 के स्कॉटिश पहाड़ों में पहुंचते हैं। वहां एक केव के अंदर दो आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ और उसका हस्बैंड चार्ली कुछ पुराने ड्राइंग्स ढूंढ निकालते हैं। वहां एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर अपने भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन ये क्रीचर आम इंसान से ज्यादा बड़ा है और अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें 3 अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे हैं। जैसे ही एलिजाबेथ इस ड्राइंग को देखती है उसके इमोशंस जाग उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने वो चीज पाली हो जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। यहीं से कहानी एलिजाबेथ के बचपन में चली जाती है। वहां दिखाया जाता है कि वो हमेशा हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रहती। इंसान को किसने बनाया? हम इस दुनिया में कैसे आए? लोग अलग अलग धर्मों में क्यों बंटते गए और अलग अलग भगवानों को क्यों मानने लगे? फिर सीन 1989 से सीधा 2193 में शिफ्ट होता है, जहां एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है, प्रोमीथियस। ये शिप अपने मिशन पर निकल चुका है, जिसमें कुल 17 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें एलिजाबेथ और चार्ली भी शामिल हैं। लेकिन एक और शख्स है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में वो एक एआई रोबोट है, डेविड। उसे वेलन कॉर्पोरेशन ने बनाया है, जो इस स्पेसशिप को बनाने वाली कंपनी है, और इस कंपनी का सीईओ है एक पावरफुल आदमी, पीटर वेलन। उसने इस मिशन पर पूरा पैसा लगाया है ताकि एक ऐसी सच्चाई सामने आए जो आज तक किसी ने नहीं देखी। स्पेसशिप के अंदर सारे क्रू मेंबर्स अपनी स्लीपिंग चेंबर में सो रहे हैं क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है। लेकिन डेविड, जो एक रोबोट है, इस स्पेसशिप की देखभाल कर रहा है, सब कुछ मॉनिटर कर रहा है और शायद कुछ ऐसा जानता है जो बाकी किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद स्पेसशिप में अचानक एक अलार्म बजता है। यह सिग्नल देता है कि वो अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उनका मंजिल एक प्लैनेट है जो अब सामने दिखाई दे रहा है। जैसे ही स्पेसशिप प्लैनेट के करीब पहुंचती है, क्रायो स्लीप चेंबर्स ओपन होने लगते हैं और सारे क्रू मेंबर्स धीरे धीरे जागने लगते हैं। क्रायो स्लीप एक ऐसा एडवांस्ड स्लीपिंग सिस्टम है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स सालों तक बिना उम्र घटे सो सकते हैं। इतनी लंबी नींद के बाद जागने पर उनका शरीर थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में सब नॉर्मल फील करने लगते हैं। यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है, मेरेडिथ, जो इस मिशन की इंचार्ज है। इस स्पेसशिप पर हर इंसान को उसकी बात माननी होगी। मेरेडिथ पीटर वेलन की बेटी है जो इस पूरी मिशन का मालिक है। फिर मेरेडिथ सबको 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड चार्ली, जो वही साइंटिस्ट्स हैं जो 1989 में माउंटेन केव में पुरानी ड्राइंग्स ढूंढ रहे थे। अब उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है। एलिजाबेथ और चार्ली वो लोग थे जिन्होंने इस प्लैनेट का पता लगाया था। वेलन कॉर्पोरेशन ने उनके इस मिशन के लिए पूरा पैसा दिया ताकि ये सच सामने आ सके। लेकिन इस कहानी का असली मास्टरमाइंड था पीटर वेलन। पीटर एक ऐसा आदमी था जिसने अपने हाथों से एक एआई रोबोट बनाया, डेविड। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि इंसान से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड है। वो कभी मरेगा नहीं और कभी थकेगा नहीं। इसी वजह से पीटर अपने आप को एक क्रिएटर मानने लगा था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता था, हमें किसने बनाया? इंसान का असली क्रिएटर कौन है? हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि एलिजाबेथ और चार्ली को स्कॉटलैंड की एक पुरानी माउंटेन केव में एक पेंटिंग मिलती है। लेकिन ये बस एक जगह की बात नहीं थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने ऐसी ही पेंटिंग्स देखी। हर जगह एक अजीब सा क्रीचर आसमान की तरफ इशारा कर रहा था और उसका इशारा 3 प्लैनेट्स की तरफ था। अब बताया जाता है कि पीटर वेलन बहुत साल पहले मर चुका है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक 3D होलोग्राम वीडियो रिकॉर्ड की थी जो अब स्पेसशिप में दिखाई जा रही है। और ये लोग LB 1223 की एक केव की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वही क्रीचर इंसान का असली क्रिएटर है।
जब एलिजाबेथ और चार्ली ने दुनिया भर की केव पेंटिंग्स का रिसर्च किया तो एक अजीब सच सामने आया। इंसान हमेशा इन अजीब क्रीचर्स को अपना भगवान मानता रहा है। हर जगह यही दिखाई दिया कि ये स्ट्रेंज क्रीचर्स अपने हाथों से 5 प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद वो चाहते थे कि इंसान उनके पास आए, इसी वजह से उन्होंने ये सिंबल्स छोड़े। और अब एलिजाबेथ और चार्ली अपनी क्रिएटर की तलाश में एक बहुत लंबी जर्नी तय करके LB 1223 पर उतर रहे हैं। जब स्पेसशिप प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ऊपर से यह जगह एक पैराडाइज जैसी दिखाई देती है, शांत, खूबसूरत, एकदम अद्भुत। लेकिन फिर चार्ली कुछ ऐसा देखता है, वहां एक सड़क है, बिल्कुल सीधा और साफ। अगर ये प्लैनेट नेचुरल होता तो वहां ऐसी रोड नहीं होती। उसके बगल में एक डोम स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लग रहा था, यानी वो किसी ने अपने हाथों से बनाया है। ये देखते ही सारे क्रू मेंबर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो जवाब वो ढूंढ रहे हैं वो इस डोम के अंदर मिल सकता है। बिना समय बर्बाद किए स्पेसशिप को वहां लैंड करने का फैसला किया जाता है, लेकिन अंदर क्या है वो अभी कोई नहीं जानता। जैसे ही स्पेसशिप लैंड होती है, सारे क्रू मेंबर्स तुरंत बाहर निकलते हैं और अपनी व्हीकल में बैठकर डोम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितना वो जगह के पास जा रहे थे उतनी ही ये और अजीब लग रही थी। जब वो डोम के सामने पहुंचे तो ये जगह और भी ज्यादा एबनॉर्मल महसूस होने लगी। सभी लोग ध्यान से अंदर जाते हैं और हर एक जगह को स्कैन करने लगते हैं। चार्ली एक जगह जाकर रुकता है क्योंकि वहां की हवा उसे अलग लग रही थी। वो अपना हेलमेट उतारता है और जैसा उसने सोचा था, यहाँ की हवा बिल्कुल धरती की तरह थी, शुद्ध ऑक्सीजन से भरी हुई। वो खुशी से चिल्ला उठता है क्योंकि इसका मतलब था कि इंसान या इंसान जैसे कोई और क्रीचर यहाँ रहने के लिए बना है। इस पूरे प्लैनेट में कहीं भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये एक जगह अलग थी, जैसे ये किसी ने इंसान के रहने के लिए बनाई हो। इतने में डेविड एक अजीब सी दीवार पर लिखी चीज देखने लगता है। वो लिखावट एक अनजानी भाषा में थी, लेकिन डेविड उसे आसानी से पढ़ सकता था क्योंकि उसके अंदर एडवांस्ड AI प्रोग्रामिंग थी। जब डेविड अपना हाथ उस लिखावट के ऊपर ले जाता है तो अचानक एक होलोग्राम वीडियो एक्टिवेट हो जाता है। स्क्रीन पर कुछ अजीब क्रीचर दिखाई देते हैं जो इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन इनसे बड़े थे। वो एक दूसरे को धक्का देते हुए यहाँ से भाग रहे थे, जैसे उनके पीछे कोई चीज पड़ी हो, लेकिन उनमें से एक भाग नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर पूरे क्रू के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। ये जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी थी, यहाँ कभी कुछ और भी था। जैसे ही क्रू एक और जगह पर पहुंचता है, वहाँ एक बिना सिर वाली लाश पड़ी होती है। उसका बदन बड़ा और ताकतवर लग रहा था, लेकिन सिर कहीं नहीं था। एलिजाबेथ और चार्ली जैसे ही आसपास का एरिया स्कैन करते हैं तो दीवार के दूसरी तरफ उसका सिर होने का एहसास होता है। ये वही क्रीचर थी जो होलोग्राम वीडियो में दिख रही थी और अब एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है कि ये इंसानों के क्रिएटर हैं। इन्हें इंजीनियर कहा जाता है। एलिजाबेथ तुरंत सैंपल इकट्ठा करवाती है और टेस्ट के बाद सबको बताती है कि ये क्रीचर कम से कम 2000 साल पहले मरा था। इस बात से एक और चीज क्लियर होती है कि यहाँ 2000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो इनके विनाश का कारण बना। लेकिन क्या? इतने में डेविड लिखावट को ध्यान से पढ़ने लगता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। दीवार पर लिखा होता है एक क्लियर वार्निंग, इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। लेकिन क्रू के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर दरवाजा नहीं खुला तो उनका मिशन अधूरा रह जाएगा। डेविड बिना किसी को बताए दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढता है। जैसे ही वो एक सीक्वेंस एक्टिवेट करता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके दूसरी तरफ एक और डरावना नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। सिर्फ इंजीनियर का कटा हुआ सिर ही नहीं, बल्कि और भी अजीब खौफनाक चीजें थीं जो किसी बुरे अंधेरे का संकेत दे रही थीं। जैसे ही क्रू अंदर आता है, पूरा रूम अजीब चीजों से भरा होता है। सब आसपास का सीन देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े सिर की मूर्ति पर पड़ती है, जो इस जगह के असली मकसद के बारे में और कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। दीवार के दूसरी तरफ कुछ म्यूरल्स बने होते हैं। जैसे ही क्रू उन्हें ध्यान से देखने लगता है, एक अजीब चीज होती है। म्यूरल्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं। सबको महसूस होता है कि उनके यहाँ आने से इस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया है और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सब कुछ पिघलने लगता है। इससे पहले कि क्रू सिचुएशन को समझ पाता, स्पेसशिप का कैप्टन जानेक उन्हें रेडियो पर वार्न करता है। एक बड़ी डस्ट स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रही है। ये स्टॉर्म सिर्फ तेज हवा का झोंका नहीं था, बल्कि इसमें सिलिकॉन पार्टिकल्स मौजूद थे जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकते थे, यहाँ तक उनके सूट्स को भी। एलिजाबेथ सबको कहती है कि उन्हें यहाँ और वक्त चाहिए, लेकिन तभी मेरेडिथ उन्हें साफ कह देती है 15 मिनट के अंदर अगर सब स्पेसशिप में नहीं पहुंचे तो बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। क्रू जल्दी से क्रीचर का सिर लेकर स्पेसशिप की तरफ भागता है, लेकिन दूसरी तरफ डेविड एक और ही चाल चल रहा होता है।
वो चुपके से एक छोटी कैप्सूल उठा लेता है जिसमें से एक काला चिपचिपा सब्सटेंस निकल रहा होता है। जैसे ही क्रू डोम से बाहर आता है, उन्हें समझ आता है कि डस्ट स्टॉर्म अब उनके सिर के बिल्कुल ऊपर है। हवा इतनी तेज थी कि जमीन के छोटे पत्थर भी उड़ने लगे थे। सब बिना देरी किए अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और स्पेसशिप की तरफ तेजी से निकल पड़ते हैं। लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और स्टॉर्म उनके ज्यादा करीब आ चुका था। सभी लोग समय से पहले स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एलिजाबेथ के हाथ से एक बैग गिर जाता है जिसमें इंजीनियर का सर रखा था। एलिजाबेथ बिना किसी देरी के तुरंत उसे लेने भागती है, लेकिन तेज आंधी और तूफान की वजह से वो खुद तूफान के बीच फंस जाती है। तूफान इतना भयानक था कि स्पेसशिप का गेट भी फोर्सफुली बंद हो जाते हैं और एलिजाबेथ बाहर फंस जाती है। चार्ली बिना सोचे समझे एलिजाबेथ को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों हवा में उछलकर एक तरफ गिर जाते हैं। हर तरफ सिर्फ धूल और तूफान का शोर था। सबको लगा कि अब एलिजाबेथ और चार्ली नहीं बचेंगे। तभी एक और दरवाजा खुलता है। डेविड, जो एक एआई रोबोट है, बिना किसी परेशानी के एक रोप लेकर बाहर आता है और उन दोनों को खींचकर स्पेसशिप के अंदर ले आता है। साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि इंजीनियर के सर को रिवाइव किया जा सके, लेकिन जैसे ही वो उस पर एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सर प्रेशर झेल नहीं पाता। एक तेज केमिकल रिएक्शन होती है और ग्लास कंटेनर के अंदर ही सर फट जाता है। टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और ह्यूमन डीएनए के साथ मैच करते हैं। जैसे ही रिजल्ट सामने आता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो क्रीचर और इंसान का डीएनए एकदम आइडेंटिकल था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये इंसानों के क्रिएटर थे या फिर कुछ और ही सच्चाई छुपी है? दूसरी तरफ डेविड एक अलग ही एक्सपेरिमेंट में लगा होता है। उसने जो छुपाकर एक ब्लैक लिक्विड निकाला था, उसका ध्यान से रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन फिर चार्ली के ड्रिंक में उस ब्लैक लिक्विड की एक बूंद मिला देता है बिना उससे बताए। चार्ली बिना किसी शक के उस ड्रिंक को पी लेता है। रात होती है और चार्ली एलिजाबेथ के पास जाता है। यहाँ एक और रेवलेशन होता है। एलिजाबेथ फिजिकली कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन चार्ली को ये कभी भी मैटर नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। उस रात दोनों करीब आते हैं। अगली सुबह चार्ली महसूस करता है कि उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो रही हैं। उसके शरीर में भी कुछ अनोखे बदलाव हो रहे थे, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाकी लोगों के साथ डोम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां पहुंचने के बाद सबको फाइफील्ड और मिलबर्न कहीं नहीं दिखाई दिए। तभी अचानक चार्ली की तबीयत और खराब होने लगी। एलिजाबेथ ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें वापस शिप पर लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे लोग शिप पर पहुंचे, उन्होंने एक खौफनाक नजारा देखा। फाइफील्ड और मिलबर्न की लाशें वहां पड़ी हुई थीं। जब वो उनका शरीर पलटकर देखते हैं तो उसके मुंह के अंदर एक अजीब सा प्राणी छुपा होता है। जैसे ही वो लोग उसके करीब जाते हैं, वो छोटा सा प्राणी अचानक ही मुंह से निकलकर भाग जाता है। दूसरी तरफ डेविड डोम के अंदर एक नया हिस्सा ढूंढ निकालता है। वहां उसे एक जगह मिलती है जहां कई सारे पॉट्स एकदम सही तरीके से रखे गए होते हैं। जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है, उसे एक रूम मिलता है जो इस पूरे डोम का कंट्रोल सेंटर लगता है। वहां कुछ कंट्रोल बटन्स दिखाई देते हैं जो शायद इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए बने हैं। डेविड, जो एक एडवांस्ड रोबोट है, बिना किसी दिक्कत के इन कंट्रोल्स को चला पाता है। जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट करता है, एक नया होलोग्राम लॉन्च होता है। यह होलोग्राम एक और बड़ी सच्चाई सामने लाता है, इंजीनियर्स का असल प्लान। इस होलोग्राम में दिखाई देता है कि इंजीनियर्स का असली लक्ष्य इंसानी दुनिया थी। वे वहां किसी खास वजह से जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वे यहाँ अटक गए और अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। ये देखकर डेविड और ज्यादा गहराई से रिसर्च करता है और उसे एक स्लीपिंग चेंबर मिलता है। उसके अंदर एक इंजीनियर अब भी गहरी नींद में पड़ा है। दूसरी तरफ ये सब देखकर बाकी लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब असल में हो क्या रहा है। इसी बीच सब लोग वापस शिप की तरफ लौटने लगते हैं, क्योंकि चार्ली की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। जैसे ही सब शिप तक पहुंचते हैं, वहां उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया जाता है। मेरेडिथ, जो वहां की इंचार्ज है, उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। सबको ये अंदेशा होता है कि चार्ली किसी अजीब वायरस से संक्रमित हो चुका है और अगर ये वायरस शिप के अंदर पहुंच गया तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। धीरे धीरे चार्ली का पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। उसका बदन अजीब तरीके से बदलने लगता है, जैसे वो एक ज़ॉम्बी बन रहा हो। चार्ली खुद महसूस करने लगता है कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। ये देखकर वो खुद आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे तुरंत जला दिया जाए, वरना वो किसी और के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद मेरेडिथ बिना किसी देरी के उस पर आग लगा देती है और चार्ली जिंदा जलकर मारा जाता है। एलिजाबेथ को एक अलग कमरे में रखा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि उसके शरीर में कोई वायरस तो नहीं है। डेविड उसे बताता है कि उसके शरीर में कोई वायरस
नहीं मिला, लेकिन उसके पेट में एक बच्चा है जो 3 महीने का हो चुका है। ये सुनते ही एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। वो जानती थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी सिर्फ 10 घंटे पहले उसका चार्ली के साथ संबंध बना था। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है, जैसे उसके अंदर कुछ अजीब चीज बहुत तेजी से बढ़ रही हो। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही वो कुछ करने का सोचती है, डेविड उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जो उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद 2 डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करने लगते हैं। एलिजाबेथ जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये चीज उसके अंदर और बढ़ जाएगी। वो बेहोश होने का नाटक करती है और सही वक्त देखकर उन दोनों डॉक्टर्स पर हमला कर देती है। फिर किसी तरह भागकर एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन चेंबर तक पहुंचती है। वो तुरंत मशीन से एक इमरजेंसी सीसेरियन करने का कमांड देती है, लेकिन मशीन बताती है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए बनी है। एलिजाबेथ बिना किसी देरी के मशीन को मैनुअल मोड पर सेट करती है। फिर वो स्वयं ही अपना ऑपरेशन शुरू करती है। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो अपना पेट चीरने का दुख बर्दाश्त करती है और अपने अंदर से उस चीज को बाहर निकाल लेती है। पर जो चीज उसके अंदर थी वो इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा प्राणी था जो किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था। एलिजाबेथ तुरंत अपने हाथों से उस प्राणी से जुड़ा लिंप काट देती है और अपने पेट का घाव सिल लेती है। वो अजीब सा प्राणी तड़पने लगता है क्योंकि अब वो फंस चुका था। एलिजाबेथ बिना किसी देरी के चेंबर से बाहर निकल जाती है और उस क्रीचर को वहीं कैद कर देती है। बुरी तरह बीमार और कमजोर एलिजाबेथ किसी तरह लड़खड़ाते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंचती है। यहाँ एक और हैरान करने वाला राज सामने आता है। उस कमरे में जाते ही एलिजाबेथ देखती है पीटर वेलैंड। वो इंसान जो सबको लगा था कि मर चुका है, वो असल में जिंदा है। ये सच सामने आता है कि पीटर वेलैंड पूरे वक्त इस स्पेसशिप के एक स्लीपिंग चेंबर में सो रहा था और अब जाकर उसकी नींद खुली है। डेविड उसके साथ है और उसका एक ही लक्ष्य है, उस आखिरी इंजीनियर से मिलना जो अब भी उस डोम में सो रहा है। असल में पीटर वेलैंड जानना चाहता है कि इंसान को किसने बनाया, और इस सवाल का जवाब सिर्फ वो इंजीनियर दे सकता है। इसी वजह से वो खुद इंजीनियर से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन जानेक एक अजीब चीज महसूस करता है। फाइफील्ड का कैमरा दोबारा एक्टिवेट हो चुका है। वो हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। जब लोकेशन ट्रैक की जाती है तो पता चलता है कि फाइफील्ड अब स्पेसशिप के गेट के सामने खड़ा है। जानेक तुरंत सबको बोलता है कि गेट खोलो और फाइफील्ड को अंदर लाओ, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है सामने एक भयानक दृश्य होता है। फाइफील्ड एक अलग ही रूप में दिखता है। वो एक भूत की तरह खड़ा होता है। सबको ये नजारा अजीब लगता है। एक आदमी आगे बढ़ता है ताकि हालात को बेहतर समझ सके, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है फाइफील्ड अचानक उस पर जंगली जानवर की तरह टूट पड़ता है। उसका चेहरा एक डरावने ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत की कोई छवि नहीं थी। वो सिर्फ एक जानवर की तरह मारने और छीनने के लिए बना था। वो वहां सबको मारने लगता है। जानेक और उसकी टीम बहुत मुश्किल से उससे लड़ते हैं। अंत में कैप्टन जानेक किसी तरह उसे जिंदा जला देता है। इस पूरी घटना से एक और सच्चाई सामने आती है। जो अजीब क्रीचर एलिजाबेथ के पेट में था, उसी का एक हिस्सा फाइफील्ड के अंदर भी घुस चुका था। उसने फाइफील्ड का पूरा नियंत्रण ले लिया था और उसे एक जानवर बना दिया था। दूसरी तरफ पीटर वेलैंड डेविड और उसकी टीम इंजीनियर से मिलने के लिए डोम के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। एलिजाबेथ अभी भी कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर डोम जाने का फैसला किया। लेकिन शिप के कैप्टन जानेक अब यहाँ से भागने का सोच रहा था। उसने जो अब तक देखा था उसके बाद ये जगह छोड़ना ही बेहतर लग रहा था। उसके लिए यहाँ रुकना किसी मौत के बुलावे से कम नहीं था। एलिजाबेथ ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी भी हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। एक इंजीनियर अब भी जिंदा है, शायद वही हमें सच बता सके। इसके बाद पीटर और डेविड सबको लेकर डोम के एक सेंटर रूम तक पहुंचते हैं, जहां एक इंजीनियर सो रहा होता है। एलिजाबेथ इनसे थोड़ी पीछे चल रही थी, जहां वो देख पाती है कि कई अनोखी चीजें एक जगह सही तरह से रखी गई थीं। उसने इन चीजों को ध्यान से देखा और तभी समझ गई, ये कोई आम चीजें नहीं बल्कि एक तरह का हथियार है। तभी डेविड इंजीनियर को जगाने की कोशिश करता है। इंजीनियर की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एहसास नहीं दिख रहा था। शुरुआत में उसकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे वो इंसानों को पसंद कर रहा हो। तभी पीटर वेलैंड आगे बढ़कर उससे समझाने लगता है, मैं भी एक आम इंसान नहीं हूँ। मैंने अपने हाथों से एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। पीटर की असली चाहत अमर होने की थी। वो इंजीनियर से अमरत्व का राज जानना चाहता था। असल में वेलैंड कॉरपोरेशन ने जो अरबों डॉलर्स खर्च किए थे वो सिर्फ इस एक वजह से किए गए थे। पीटर को अमर होने का फॉर्मूला चाहिए था। इंजीनियर जैसे प्राणी हजारों सालों तक जीवित रह सकते थे और पीटर भी यही ताकत पाना चाहता था। जैसे ही इंजीनियर ने पीटर की बात सुनी, वो गुस्से में आ गया। उसने तुरंत डेविड का सिर उखाड़ दिया और पीटर पर हमला कर दिया। पीटर वहीं मारा गया। फिर इंजीनियर एक एक करके सबको मारने लगता है।
एलिजाबेथ जान बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्रोमीथियस का कैप्टन जनेक और उसकी टीम समझ जाती है कि ये डोम असल में एक स्पेसशिप है। तभी इंजीनियर एक बड़े चेंबर को एक्टिवेट करता है जो स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम होता है। इंजीनियर अपनी सीट पर बैठता है और स्पेसशिप का रुख पृथ्वी की तरफ सेट कर देता है। दूर से एलिजाबेथ ये सब देख रही होती है। उसको समझ आता है कि ये क्रीचर धरती जाने की तैयारी कर रहा है। जमीन हिलने लगती है, स्पेसशिप हवा में उठने लगता है। बहुत मुश्किल से एलिजाबेथ वहां से निकलती है और तुरंत कैप्टन जानेक से संपर्क करती है। वो बताती है कि अगर इंजीनियर को नहीं रोका गया तो वो धरती को तबाह कर देगा। लेकिन मेरेडिथ इस बात से सहमत नहीं होती। वो कैप्टन जानेक से कहती है कि स्पेसशिप को लेकर धरती लौट चलो, लेकिन जानेक उसको सिर्फ 40 सेकंड्स का वक्त देता है कि वो अपनी सेफ्टी चेंबर में चली जाए। मेरेडिथ समझ जाती है कि उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। वो तुरंत एक अलग चेंबर में चली जाती है जो मेन शिप से अलग हो सकता था। तब तक इंजीनियर की स्पेसशिप हवा में उठने लगती है और प्रोमीथियस भी टेक ऑफ कर लेता है। जानेक समय पर मेरेडिथ को शिप से अलग कर देता है। फिर जानेक और उसकी टीम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और अपनी जान कुर्बान करने का फैसला लेते हैं। कोई और रास्ता न देखकर वो प्रोमीथियस को इंजीनियर की स्पेसशिप से टकरा देते हैं। दोनों स्पेसशिप टकराकर एक जबरदस्त धमाका होता है। एलियन शिप तेजी से नीचे गिरने लगती है। एलिजाबेथ और मेरेडिथ वहां से भागते हैं, लेकिन एलियन शिप का एक बड़ा हिस्सा गिरकर मेरेडिथ पर गिर जाता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। एलिजाबेथ बच जाती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है। वो तुरंत स्पेसशिप की तरफ जाती है ताकि ऑक्सीजन रिफिल कर सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एलिजाबेथ एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आगे बढ़ती है। जब वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन चेंबर के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके पेट से निकला अजीब सा एलियन। वो इतनी तेजी से बड़ा हो गया है कि अब एक मॉन्स्ट्रस शक्ल ले चुका है। वो क्रीचर उस कमरे में फंसा हुआ था, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी डेविड का फाड़ दिया गया शरीर दिखाया जाता है, लेकिन वो अब भी बोल सकता है। डेविड रेडियो पर एलिजाबेथ को बताता है कि इंजीनियर अब भी जिंदा है और उससे बदला लेने वाला है। तभी इंजीनियर एलिजाबेथ के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल देती है। वहां से एक भयानक एलियन निकलता है और सीधा इंजीनियर पर टूट पड़ता है। इतने कम समय में वो एलियन इतना बड़ा हो चुका होता है कि इंसान जैसा दिखने वाला इंजीनियर उसके सामने टिक नहीं पाता। एलियन इंजीनियर को जोर से झपट कर पकड़ लेता है और उसके शरीर में एक अजीब चीज घुसा देता है, जिसकी वजह से इंजीनियर की मौत हो जाती है। एलिजाबेथ अब इस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेली रह गई थी। तभी डेविड उससे मदद देने का ऑफर करता है, लेकिन एलिजाबेथ अब भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती। डेविड उसे यकीन दिलाता है कि वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज पढ़ सकता है और इस ग्रह पर और भी स्पेसशिप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो धरती लौट सकती है। लेकिन एलिजाबेथ का कहना होता है कि वो धरती लौटना नहीं चाहती, उसे सबके जवाब चाहिए। अगर इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया था तो वो उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ एक स्पेसशिप लेकर इस ग्रह से निकलती है और फिर मूवी के अंत में एक डरावना सीन दिखाया जाता है। मरा हुआ इंजीनियर दिखाई देता है और उसके शरीर से एक भयानक एलियन जन्म लेता है जो किसी भी एलियन से अलग लगता है। कमेंट में बताना ये मूवी आपको कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी।